इस एनिमे के मेन कैरेक्टर आर्स ल्यूएन के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो किसी की भी एबिलिटी को देख सकता है और उनके पोटेंशियल को भी, और यही एबिलिटी उसकी मदद करेगी एक स्ट्रॉन्ग डोमेन बनाने में। कहानी की शुरुआत में हमें समाफोर्थ कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जहाँ पर 7 किंगडम का राज हुआ करता था। रोफाइल किंगडम, एंचेल किंगडम, पैराडाइल किंगडम, कैनशिप किंगडम, शीट्स किंगडम, शीट्स किंगडम, मिशियन किंगडम। पर समय के साथ एंचेल किंगडम ने सबको समेट लिया और नाम रख दिया समाफोर्थन पाया। फिर हमें एक चीता के पास कुछ लोग दिखाए जाते हैं और आर्स आवाज लगाता है कि यहाँ आओ बच्चों और डैड को अलविदा कहो। अब वो हमें बताता है कि उसके डैड ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, वो एक महान आदमी थे। तभी उसे कोई आवाज देता है और आर्स कहता है कि हाउस ल्यूएन का नया मास्टर आपकी सेवा में हाजिर है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी अपने घर जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है एंड वो घर से निकलते वक्त अचानक मर जाता है। फिर वो जब अपनी आंखों को खोलता है तो वो एक दूसरी दुनिया में होता है। उसके सामने एक औरत होती है जो कि उसकी माँ होती है। वो कहती है कि कितने प्यारे हो। आर्स कहता है कि ये कौन है। उसकी माँ कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने प्यारे होगे। वो कहता है कि क्या मैं एक हॉस्पिटल में हूँ, क्या ये एक नर्स है? काफी पुराना हॉस्पिटल लगता है उसे। फिर वो उड़ने वाले डॉग को देख के हैरान हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि लगता है कि तुम उन्हें पसंद आए। तभी एक नौकरानी उसके मॉम के लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। आर्स अपना चेहरा प्लेट में देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि समाफोर्थ के 200वें साल में आर्स ल्यूएन का जन्म मिशियन परवेल्स के लैम्बोर्ग में हुआ था। 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड आर्स बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। एक नौकरानी उसके लिए चाय लेके आती है। वो हमें बताता है कि वो मर गया था और किसी आर्स ल्यूएन बच्चे के रूप में दोबारा से पैदा हुआ। उसने पढ़ने और लिखने में महारत हासिल की। अब वो इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता है। वो ये भी बताता है कि उसका जन्म समाफोर्थ एम्पायर में हुआ जो समाफोर्थ के कॉन्टिनेंट पे रूल करता है। और वो कहता है कि उसने कभी इस तरह का वर्ल्ड मैप नहीं देखा है, इसलिए उसे लगता है कि अब वो जहाँ है वो अर्थ नहीं है। वो ये भी बताता है कि इस जगह पर एक मैजिक नाम की भी चीज है जिससे तुम दुनिया की बहुत मिस्टीरियस चीजों को देख सकते हो। ये एक वीडियो गेम की तरह है। जिस नोबल फैमिली में उसका जन्म हुआ वो एक नोबल फैमिली है। वो कुछ हजार लोगों के रीजन को मैनेज करते हैं जिसे लैम्बोर्ग कहा जाता है। वो हमें ये भी बताता है कि उसका घर इतना बड़ा और खूबसूरत है कि उसे ये एक कैसल लगता है और उसके आसपास इतने सारे नौकर है जो हर वक्त उसकी देखभाल करने में लगे होते हैं। और उसे ये भी लगता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जो किसी और के पास नहीं है। तभी वो ट्रेनिंग रूम के अंदर जाता है और वहाँ के लोग कहते हैं कि माना बस 3 ही साल के हैं लेकिन एक दिन बहुत वायलेंट आदमी बनेंगे। आर्स एक आदमी को देखता है जो ट्रेनिंग करने में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर आर्स कहता है कि ये सही वक्त है उसकी स्किल यूज करने का जिसका नेम है अप्रेजल। आर्स हमें बताता है कि इन्हें तीरंदाजी की बहुत समझ है, मतलब कि ये धनुष अच्छा चला लेंगे जब वो आदमी तक हार जाता है तो। तभी आर्स मिलियन से कहता है कि क्या तुमने कभी तीर चलाई है? वो आदमी कहता है तो तीर चलाना तो एक बहुत आसान काम है, कोई बहादुर योद्धा किसी पर दूर से वार नहीं करता। लेकिन मिलियन से हैरान हो जाता है कि यंग मास्टर को उसका नाम कैसे पता, आज से पहले तो वो कभी नहीं मिले। आर्स उससे कहता है कि तुम्हें एक बार जरूर धनुष ट्राई करना चाहिए, लेकिन मिलियन उसे मना करता है। तभी उसके आसपास जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसा मास्टर कह रहे हैं वैसा ही करो। फिर मिलियन सोचता है कि मैं कैसे चलाऊंगा, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं चलाया। तो वहाँ पर खड़ा आदमी कहता है कि अगर तुमने आज से पहले नहीं चलाया तो थोड़ा करीब से चलाओ, लेकिन आर्स कहता है कि तुम यहीं से चलाओगे। और वो जब तीर चलाता है तो तीर बिल्कुल ही निशाने पे लगता है और वो लोग सब देख के हैरान हो जाते हैं और वो सब कहने लगते हैं ये बस एक तुक्का है। और वो कहते हैं कि तुम एक बार और ट्राई करो। और वो जितनी बार ट्राई करता है उतनी बार उसका निशाना बिल्कुल ही सटीक लगता है। फिर सारे लोग मिलियंस की तारीफ करने लगते हैं और उससे पूछते कि तुम्हें ये कैसे मालूम चला? और वो कहता है कि बस यूं ही मुझे लगा। आर्स कहता है कि प्रॉब्लम बस ये है कि इस टेक्निक का वो अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसे डर भी लगता है क्या पता क्या निकल जाए। और ये बात आर्स के फादर को भी मालूम चल जाती है। आर्स की फैमिली जब डिनर कर रही होती है तो उसके फादर कहते कि मुझे मालूम चला कि तुमने मिलियंस के छुपे हुए टैलेंट को ढूंढ निकाला। तो आर्स कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि तुम भविष्य में एक लॉर्ड बनोगे। एक लॉर्ड के पास एक ऐसी स्टिंग होना बहुत अच्छी बात है कि वो लोगों के टैलेंट को पहचान सकता है। आर्स को उसके फादर से बहुत डर लगता है क्योंकि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। फिर आर्स अपनी अप्रेजल स्किल का अपने फादर पे यूज करता है और हमें बताता है कि वो एक अच्छे आदमी है जो अपने मार्शल टैलेंट का यूज करके किसान से इतने बड़े आदमी बने। उसके फादर अकेले ही 10 लोगों को मार सकते हैं। उस दिन के बाद से आर्स ने एम्पायर के बारे में और ज्यादा स्टडी करी और उसे मालूम चला कि उसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट नहीं है। समाफोर्थ एम्पायर के रूलर्स करप्ट हैं, किसान भी भड़के हुए हैं। सभी लीडर्स इसे रोकने के लिए अपने अपने राज्यों पर ध्यान दे रहे हैं और देश में बहुत हलचल मची हुई है। अगर कुछ नहीं बदला तो एम्पायर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जंग होगी और जंग होगी तो उसे भी अपनी सेना को लीड करना होगा। फिर आर्स सोचता है कि क्या वो अपने लैम्बोर्ग को लोगों को बचा सकता है जो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। तभी आर्स को कुछ याद आता है और वो टाउन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसे एक औरत पहचान लेती है और कहती है कि आपको अकेले देखना बहुत कम होता है लॉर्ड आर्स। तभी आर्स अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके लोगों को ढूंढता है और उसे कोई नहीं मिलता। वो थक हार के एक कोने में बैठ जाता है। तभी एक औरत एक मार्कन को वहाँ से निकाल रही होती है, ये कह के कि उसके पास कोई सामान नहीं उसे बेचने के लिए। और लोग उसे देख के ताने मार रहे होते हैं कि एक मार्कन यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर आर्स अपनी ब्रेड उसे ऑफर करता है और वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि ये तो लॉर्ड का बेटा
है और वो एक मार्कन को ब्रेड दे रहा है तो लोग उसे भी नीची नजरों से देखने लगते हैं। तभी वो मार्कन उसे ब्रेड ले लेता है और खा लेता है। आर्स उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और उसका लेवल देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि आगे जाके ये बहुत शानदार योद्धा बनेगा। उसके बाद वो मार्कन वहाँ से जाने लगता है। आर्स उसका पीछा करता है। वो जैसे ही उसके पीछे जाता है मार्कन कहता है कि वो उसका पीछा ना करे वरना लोग उसे बुरा भला कहेंगे। तभी आर्स कहता है कि वो चाहता है कि वो उसका साथी बन जाए। वो मार्कन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम उससे मजाक कर रहे हो, और वो मानता नहीं है। आर्स उसे खाने का लालच देके उसे अपने साथ लेके चला जाता है और जब उसके सामने खाना पेश किया जाता है तो उसके नौकर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें लॉर्ड आर्स के जैसा खाना नहीं दे सकते। तो आर्स उनसे गुस्से से कहता है कि ये मेरे एक स्पेशल गेस्ट है, तुम्हें इनसे माफी मांगना चाहिए। वो नौकर उनसे माफी मांग के उसको भी उसके जैसा खाना देते हैं। फिर उसके बाद आर्स मार्कन को अपने फादर के पास लेके जाता है। उसके फादर सीधे ही मना कर देते हैं। उसके फादर बताते हैं कि एक समर फोर्स से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं मार्कन्स। तभी आर्स बताता है कि ऐसा नहीं है डैड, वो रीड्स के टैलेंट के बारे में जानता है और वो उसके टैलेंट को लेके बिल्कुल ही श्योर है। तो उसके फादर मान जाते हैं और कहते हैं कि उसका टेस्ट मैं खुद लूंगा। आर्स सोचता है कि अगर रीड्स को कोई नीचे की भी पोजीशन मिली तो वो धीरे धीरे अपना नाम कमा लेगा, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि वो खुद ही उससे लड़ेंगे। आर्स कहता है कि रीड्स तो एक 14 साल का छोटा बच्चा है और आपके पास तो भगवान का दी हुई बहुत सी ताकत है। उसके फादर कहते हैं कि वो उसे एक हैंडीकैप दे देंगे। तभी रीड्स आर्स से कहता है कि तुम उसके ऊपर तरस खा के उसे अपना साथी बनाना चाहते हो। आर्स कहता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते तो मैं अपने डैड को अभी मना कर देता हूँ इन सारी चीजों के लिए। रीड्स कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुशी की बात होगी वो उसका साथी बने। रीड्स टेरिंग हॉल में पहुंचता है और लोग उसे नीची नजरों से देखने लगते हैं और कहते हैं कि इस मार्कन को तो यंग मास्टर लेके आए हैं। रेवेल मिलियन से कहते हैं कि एक तलवार ले आओ। गार्ड से कहते हैं कि टाइमर लेके आ जाओ और रीड्स से कहते हैं कि रूल्स बिल्कुल सिंपल है, अगर तुम टाइम खत्म होने से पहले मुझ पर एक भी वार कर पाए तो तुम ये लड़ाई जीत जाओगे। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बता के लड़ाई शुरू करते हैं और जैसे ही रेवेन उसके ऊपर अटैक करता है रीड्स मुश्किल से अपना बचाव कर पाता है और खूब दूर छटक जाता है वहाँ से। वो सोचता है कि ये तो बहुत तेज है, शायद ही मैं इनका मुकाबला कर पाऊँ। तभी आर्स सोचता है कि रीड्स के लिए बहुत मुश्किल होगा उसके फादर के ऊपर एक भी वार कर पाना। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मुकाबला कर रहा है, हम जब मास्टर के सामने खड़े होते तो हम लोग अपनी तलवार भी नहीं संभाल पाते, लेकिन वो उनका बहुत अच्छा सामना कर पा रहा है। तभी रीड्स रेवेन के ऊपर हमला करता है। रेवेन कहते हैं कि वो उसके हर पैतरे को जानता है, लेकिन रीड उनसे बच के उनके ऊपर एक अटैक करता है और वो पीछे खिसक जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लड़ाई जीत गए। तभी रेवेन कहते हैं कि जैसा उन्होंने वादा किया था तुम्हें सेना में एक्सेप्ट करते हैं। आर्स अपने फादर को धन्यवाद कहता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी या फिर एक बहुत बड़े लीडर बनोगे, लेकिन अभी तुम इसके लिए बहुत छोटे हो। और वहाँ पे जितने लोग खड़े होते हैं वो रीड्स की तारीफ करने लगते हैं। फिर हमें आर्स को दिखाया जाता है जो कि रीड्स से मिलने जा रहा होता है। फिर रीड्स उससे कहता है कि आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं पहना और वो ये भी कहता है कि वो ये सारे काम के अलावा आर्स की जितनी ज्यादा मदद कर सकेगा वो करेगा। उसके साथ मिलके एक ऐसा डोमेन बनाना चाहता है जो काफी स्ट्रांग हो। आर्स कहता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो लोगों के टैलेंट को स्टैट्स में देख सकता है। उसका नाम है अप्रेजल। आर्स कहता है कि उसके फादर ने उसे बताया है कि लोगों के टैलेंट को पहचानने की एबिलिटी एक लॉर्ड के लिए बहुत जरूरी होती है। उसका यूज वो आने वाले जंग में सर्वाइव करने के लिए करेगा। फिर हमें रीड्स को दिखाया जाता है जो कि मेहनत कर रहा होता है, कभी ट्रेनिंग, कभी कोई काम, कभी शेफ का काम। आर्स हमें बताता है कि कुछ समय से रीड्स उनके साथ रहता है और उनके परिवार का हिस्सा हो गया है। उसका लेवल इस वक्त 89 का हो गया है और वो हाउस लुवेन का सबसे समझदार सदस्य बन गया है। तभी कुछ नौकरानियां उसकी तारीफ करती हैं और कहती है वो कितना ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग है, वो लकी है कि वो उनके साथ रहता है। तभी रीड्स आर्स से पूछता है कि क्या उनका कोई आज लेसन है। आर्स उसे कहता है कि हाँ, वो भी यही सोच रहा था। रीड्स कहता है कि जैसा उसने पहले पढ़ाया था समरफोर्थ कॉन्टिनेंट 7 राज्यों में बटा है और उन सबको जोड़कर समरफोर्थ एम्पायर बना। फिर एंशियल किंगडम ने दूसरे देशों से व्यापार करके ताकत हासिल की और फिर उस 6 राज्यों पर अटैक किया और उन्हें कंट्रोल में लिया और एंशियल के किंग एनादिस बाइडोरस ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया और पूरे क्षेत्र का नाम समरफोर्थ एम्पायर रख दिया। ये सब 200 या 300 साल पहले हुआ था। आर्स कहता है कि उसने भी जब पढ़ा था तो उसे भी यही सब कुछ मालूम चला था। रीड्स कहता है कि हालांकि समरफोर्थ एम्पायर बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, उसका करंट सर्वेयर बाइडोरस 12वां एक 8 साल का बच्चा है। असल में पावर उसके साथियों के पास है जो अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, जो कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी को बर्बाद कर रहे हैं। एम्परर का कंट्रोल गिरने के साथ लोगों में विद्रोह भी बढ़ रहा है, जिसका फायदा प्रोविजनल गवर्नमेंट उठा रही है। आज सोचता है कि अभी तक वो लोग बस एक मामूली लड़ाई ही लड़ रहे हैं और रीड्स से पूछता है कि हमें किसका साथ देना होगा अगर वॉर हुई तो रीड्स बताता है कि शायद मिशियन परवेल से, और ये भी बताता है कि अमाडोर सलोमा की बहुत बूढ़े आदमी हैं और उनके 2 बेटे हैं और जैसा कि सबको पता है उनके मरने के बाद बड़े बेटों के हाथ में राज्य जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका छोटा बेटा ज्यादा काबिल है तो वो उसे दे के जाएंगे, तो इसकी वजह से भी वॉर छिड़ सकती है और जब ऐसा होगा तो हमें बड़े बेटे का साथ देना होगा क्योंकि लेम्बर की डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के अंडर में आती है। अभी रीड्स कहता है कि उन्हें बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी ताकत दिखाने का। रीड्स ये भी कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। फिर वो लोग विलेज जाते वक्त रेवेन से मिलते हैं। आर्स सोचता है
कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद ये जानते हैं कि वॉर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आर्स कहते हैं कि मैं कुछ और अच्छे लोगों को साथ जोड़ना चाहता हूँ। रेवन कहते हैं कि इस बार एक मैजिशियन को ढूंढना, क्योंकि उनके पास इतना पावरफुल मैजिक नहीं है और उनके साथियों के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है मैजिक सीखने के लिए। और रीड्स भी कहता है कि अगर एक मैजिशियन हमारे साथ होगा हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा वॉर में। फिर वो लोग टाउन के लिए निकलते हैं और रीड्स कहता है कि उन्हें एक कमाल के जादूगर को ढूंढना होगा। लेम्बोस का फ्यूचर उसी के पावर के ऊपर टिका होगा। फिर वो लोग एक टाउन जाते हैं जहाँ पर 50,000 लोग रहते हैं। आर्स कहता है कि इस जगह पर तो लैम्बोर्ग से 50 गुना ज्यादा लोग रहते हैं और वो भी ऐसा ही शहर बनाना चाहता है लैम्बोर्ग को। रीड्स कहता है कि इतने लोगों में से उसे कोई ना कोई तो मिल जाएगा जिसे मैजिक आता हो। तभी वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं। आर्स अपनी अप्रेजल स्किल को यूज करना स्टार्ट करता है और वो घंटों तक ढूंढता है, उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर चलते चलते आर्स एक जगह पर रुक जाता है और देखता है कुछ लोगों को जो कि पोर होते हैं। रीड्स तो कहता है कि जहाँ पर अमीर लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पर ऐसी गरीबी भी होती है और उसके साथ भी यही होता अगर उसे वो साथी नहीं बनाता तो शायद वो किसी रोड पे मरा पड़ा होता। तभी आर्स उससे कहता है कि वो ये चाहता है कि वो जिस मैजिशियन को ढूंढ रहे हैं वो इन्हीं लोगों में से मिले। वो कह के वो लोग कहीं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई पीछे से देख रहा होता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि ड्रैगन के अंडे बेच रहा होता है। आर्स जैसे ही ड्रैगन का नाम सुनता है वो अपने ख्यालों में डूब जाता है और ड्रैगन की ख्यालों में ही सवारी करने लगता है। वो आदमी कहता है कि ये एक ऐसे ड्रैगन का अंडा है जिसे तुम पेट बना सकते हो। तो आर्स सोचता है कि इस दुनिया में हम लोग तो ड्रैगन को भी पेट बना सकते हैं। वो एक्साइटमेंट के मारे उसे 3 अंडे खरीदने लगता है। तभी रीड्स उसके ऊपर तलवार तान देता है और कहता है कि तुम लॉर्ड आर्ट्स को कैसे धोखा दे सकते हो, ये जो तुम अंडे बेच रहे हो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में किसी भी शॉप पे रहते नहीं है और ऊपर से ये अंडे बैन किए जा चुके हैं। और मैंने एक किताब में पढ़ा था ड्रैगन के अंडे इस तरह से नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ये अंडे किसी लिजर्ड के हैं। और वो कहता है कि तुमने लॉर्ड आर्ट्स को धोखा देने की कोशिश की है तो इसकी सजा सिर्फ मौत है। तभी आर्ट्स उसको पीछे से रोकता है कि ऐसा मत करो। फिर रीड्स आर्ट्स से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती होगी, अगर वो चाहे तो उसे सजा दे सकता है। फिर वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। आर्ट्स को एक कैंडी की शॉप दिखती है और वो कैंडी खरीदने जैसे ही जाता है कोई आके उसका पर्स चोरी कर लेता है। आर्ट्स को इसके बारे में पता नहीं चलता, पीछे से रीड्स आके उसे बताता है। तभी वो लोग उसका पीछा करते हैं। जैसे ही रीड्स उसके कम्बल को खींचता है उन्हें मालूम चलता है ये तो एक लड़की है और वो लड़की उनको चकमा देके एक गली में घुस जाती है। वहाँ पर पहले से 3 आदमी होते हैं और उस लड़की को बुरी तरह से मारते हैं। तभी आर्ट्स उसको रोकता है और कहता है कि एक लड़की को अकेले तुम 3 लोग मिलके मार रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तभी उनमें से एक आदमी आर्ट्स के ऊपर हमला करने वाला होता है। रीड्स उसको रोक लेता है और उन तीनों को बहुत आसानी से मार गिराता है और उस लड़की से कहता है कि तुमने जो पर्स चुराया है वो मुझे वापस दो। वो जैसे लेने वाला होता है आर्ट्स कहता है कि उससे क्या तुम उसकी साथी बनोगी। रीड्स हैरान हो जाते हैं। आर्ट्स उसे बताता है कि मैंने इस अप्रेजल स्किल का यूज किया और मुझे लगता है कि इसके पास बहुत अच्छी मैजिक पावर है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी साथी नहीं बन सकती क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है। और वो ये भी कहती है कि वो महान बनना चाहता है उसे कुछ पैसे देके। आर्ट्स बहुत कोशिश करता है कि वो उसकी साथी बन जाए, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। तभी उसके पीछे से कुछ बच्चे आते हैं और उसका नाम पुकारते हैं शार्लेट। और वो लड़की बताती है कि मैं इन्हीं की वजह से तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तभी आर्ट्स अपने पैसों को उसे दे देता है और वो लड़की कहती है कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना क्योंकि तुमने ये पैसे खुद ही दिए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्ट्स बैठ के सोच रहा होता है कि कब वो इतना ज्यादा रूड बन गया। आर्ट्स रीड्स एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। तभी वो बच्चों को देखते हैं जो गली में दौड़ रहे थे और मदद की पुकार कर रहे थे। फिर वो लोग नीचे जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बच्चे बताते हैं कि वो 3 लोग शार्लेट को उठा के लेके गए और वो लोग उसके पीछे जाते हैं। फिर हमें शार्लेट का पास्ट दिखाया जाता है और वो कहती है कि उसे ज्यादा इच्छाएं क्यों नहीं है और वो कहती है कि उसके बचपन ही से पेरेंट्स नहीं है। वो जब किसी और के पास जाती थी मदद मांगने के लिए तो लोग उसे भगा देते थे, तो उसने फिर ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो लोग शार्लेट को बुरी तरह से पीटते हैं और वो कहते हैं कि बार बार तुम हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी मत दो। एक बूढ़ा आदमी शार्लेट से कहता है कि कितनी बार उसने कहा है कि तुम्हें खरीदार मिल गया है तो अपनी सूरत को सुधारो। तभी वहाँ पर रीड्स दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो 3 लोग उसे देखते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं उसे मारने के लिए। रीड्स उन दोनों को बहुत आसानी से मार गिराते हैं। वो बूढ़ा आदमी रुकने के लिए अपने लोगों को कहता है और उनसे बात करता है। आर्ट्स कहता है कि अच्छा तुम ही हो अल्बर्ट कैलियर जो लोगों को खरीदता और बेचता है। वो आदमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। तो वो देखता है कि आर्ट्स एक अमीर घराने से लगता है। तभी वो अपने और लोगों को आर्ट्स के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन रीड्स उन सारे लोगों को आराम से मार गिराता है। तभी वहाँ पर 2 मैजिशियन भी होते हैं। वो अपना मैजिक करते हैं रीड्स को रोकने के लिए, लेकिन रीड्स उन्हें भी मार गिराता है। तभी वो आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर से एक बहुत ताकतवर इंसान को बुलाता है जो पहले एक आर्मी में था और वो उनसे कहता है कि इन सबको मार दो। तो आदमी कहता है काफी शर्म की बात है कि वो लोग एक बच्चे से हार गए और कहता है कि मैं इनका सर लाके तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही वो आदमी उस रीड्स के ऊपर हमला करता है रीड्स बहुत आसानी से उसे मार गिराता है। और उस बूढ़े आदमी से आर्ट्स कहता है कि हम लोग शार्लेट को खरीदना चाहते हैं, ये लो तुम उसकी कीमत। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी उसने शार्लेट को किसी और के हाथों बेच दिया है। तभी
तभी रीड्स कहता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे किसे बेचा है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो लो, वरना हम तो इसे वैसे भी ले जा रहे हैं। फिर वहाँ से वो लोग शार्लेट को लेके चले जाते हैं, लेकिन शार्लेट उनसे कहती है कि मैं पहले एक जगह जाना चाहती हूँ। वो लोग एक पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। पहाड़ की चढ़ाई करते वक्त आर्स बुरी तरह से थक जाता है और वो पूछता है कि अभी कितना और दूर जाना है। शार्लेट कहती है कि बस हम पहुंच ही गए। फिर वो लोग जैसे ही उस पहाड़ के ऊपर पहुंच के वो नजारा देखते हैं, वो लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। शार्लेट उनसे कहती है कि ये उसका सीक्रेट स्पॉट है और वो जब ज्यादा उदास या अकेली होती है तो वो यहाँ पर आती है, और वो ये भी कहते हैं कि वो उसका साथ देगी। आर्स पूछता है कि तो इन बच्चों का क्या होगा। शार्लेट कहती है कि उन्हीं बच्चों के लिए उसका साथ देगी, क्योंकि उसने कहा ना वो एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जहाँ पर उसके जैसे लोग आराम से आके रह सकते हैं। लेकिन तभी रीड्स उससे कहता है कि लेकिन पहले वो उसका मैजिक देखना चाहता है कि वो कितनी पावरफुल है। रीड्स आर्स से कहता है कि ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन वो देखना चाहता है। आर्स उसे एक चीज देता है जो कि उसने उस गुंडों के जगह से उठाई थी, और उससे शार्लेट को बताता है कि उसे कैसे मैजिक करना है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी नहीं मैजिक किया। शार्लेट जैसे ही मैजिक करती है, एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, और आसपास में जितने भी टाउन में लोग थे वो भी उस धमाके को देखते हैं। फिर वो लोग बैठ के एक जगह पर खाना खा रहे होते हैं। रीड शार्लेट से कहता है कि पहले तुम्हें थोड़ा मैनर सीखना पड़ेगा। तभी शार्लेट आर्ट से कहती है कि वो तो अब थक गई, अब सोने जा रही है। वो खाना खाते खाते सो जाती है। आर्ट शार्लेट को अपने फादर से मिलाता है। उसके फादर उसे देखते ही मना कर देते हैं कि उसे साथ नहीं ले सकते। फिर आर्ट शार्लेट से कहता है कि अपनी मैजिक पावर दिखाओ। वो जैसे ही अपनी मैजिक पावर दिखाती है, उसके फादर उसे शाबाशी देती है और उसे रख लेते हैं। सीन शिफ्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि लैम्बर्ग डिस्प्यूट प्रोविंस से जंग लड़ रहा होता है और वो सब जंग जीतने के बाद हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। तभी आर्ट्स आता है, अपने फादर से पूछता है कि इस बार की लड़ाई कैसी थी। रेवन बताते हैं कि इस बार की लड़ाई उनकी बहुत बड़ी जीत रही और इस बार की जंग की स्टार उनकी यंग सोल्जर थी। फिर आर्ट्स बताता है कि शार्लेट को पूरा 3 साल हो गए हैं जंग लड़ते हुए, अब वो सबसे बड़ी जादूगर योद्धा बन चुकी है और शार्लेट को ल्यूवेंट्स लेडी ऑफ फ्लेम्स का टाइटल दिया गया है। अब उसके पास पावर्स लैम्बर्ग के सभी योद्धाओं से ज्यादा है। फिर हमें आर्ट्स के भाई बहन दिखाए जाते हैं। जब रेवन जंग में था तभी ये लोग पैदा हुए, लेकिन एक सेकंड, 3 साल से तो जंग चल रही है, तो ये कब हुआ। वहाँ पर रीड्स आके बताता है कि जंगल में कुछ शिकारी लोग आए हैं। उसे लगता है कि उनमें कोई टैलेंटेड इंसान हो सकता है। जंगल में जाते समय शार्लेट उनसे कहती कि वो भी उनके साथ जाएगी। जंगल जाते समय आर्ट्स को बहुत कंफर्टेबल सीट मिलती है और उन तीनों के वजन से घोड़ा आराम आराम से चल रहा होता है और वो दोनों बहस कर रहे होते हैं कि लॉर्ड आर्ट्स को अब उनमें से कौन प्रोटेक्ट करेगा। तभी दो लोग एक पिग का शिकार करते हैं। आर्ट्स उन पर अप्रेजल स्किल का यूज करता है। वो देखता है कि उनका पावर स्टैट 67 और 65 है, जो कि अच्छा नंबर है। गाटोस का एप्टीट्यूड का रैंक है ए और मार्कस का अल्कीमी रैंक है ए। गाटोस मार्कस उन्हें अपने घर लेके जाते हैं। उनके फादर उन तीनों के सामने खाना पेश करते हैं। शार्लेट आर्ट्स वो सब देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। खाने के लिए शार्लेट खाना शुरू भी कर देती है। रीड उससे कहता है कि जरा तमीज से पेश आओ। गाटोस के पिता पूछते हैं कि एक लॉर्ड का यहाँ पर आना कैसे हुआ। आर्ट्स उन्हें बताता है कि गाटोस और मार्कस सोल्जर बनेंगे, हाउस ऑफ लेवेंट के लिए काम करेंगे उनके साथ रहकर। वो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। रीड्स उन्हें बताता है कि आर्ट्स लोगों का टैलेंट पहचान सकता है। वो लोग मान जाते हैं। तभी वहाँ पर रसल दबे पांव आता है, जो कि उसका तीसरा बेटा होता है और एक ब्रेड लेकर चुपके से जाने लगता है। वो लोग उसे देख लेते हैं। रसल के पिता कहते हैं कि यही है वो नाकारा बेटा जो किसी काम का नहीं, लेकिन आर्ट्स उस पर अप्रेजल का यूज करता है। वो देखकर चौंक जाता है। उसका इंटेलिजेंस स्टैट बिल्कुल कुरुदा कैनेबी रेबॉन के जैसा है। उसका स्टैक MS 109 होता है, एक मॉन्स्टर की तरह। उनके पिता कहते हैं कि ये उनकी भाइयों की तरह नहीं है, लेकिन आर्ट्स कहता है कि वो भी इसे अपना साथी बनाना चाहता है। उसके पिता और भाइयां हैरान हो जाते हैं, लेकिन आर्ट्स रसल से पूछता है क्या वो उसका साथी बनना चाहेगा, लेकिन वो खून और लड़ाइयों से डरता है और उनको बहुत अजीब तरह से देखता है। वो डर के मारे खुद को एक रूम में बंद कर देता है और मना कर देता है। आर्ट्स को ऐसी फीलिंग आती है कि ये सब कुछ तो पहले भी हो चुका है। वहाँ पर खड़ा रीड्स भी उससे हामी मिलाता है। उसके पिता आर्ट्स से कहते हैं कि वो उसे ना लेके जाए, वो उनके रास्ते में बाधा बनेगा। आर्ट्स उन्हें बताता है कि उसके पास टैलेंट काफी ज्यादा है उनके भाइयों से भी। वो सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बना सकता है। उनके पिता कहते हैं कि वैसे तो वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा बोल भी लेता है। आर्ट्स को पूरा यकीन है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। आर्ट्स उससे फिर पूछने जाता है। रूसल उसे बताता है कि जब वो पढ़ता रहता है तो उसे डर नहीं लगता। आर्ट्स उसे किताबों का लालच देकर अपने साथ ले आता है। आर्ट्स उन्हें बताता है कि शार्लेट उनके मैजिक डिपार्टमेंट की हेड है। ये सुनकर वो कहते हैं कि हेड वो भी एक लड़की, और उनका दूसरा भाई बोलता है कि नहीं, ये तो लाजवाब है। शार्लेट धीमी आवाज से कहती है कि वो तो लाजवाब है ही, चलो अब बाकी लाजवाब चीजें देखते हैं। आर्ट्स रूसल को लाइब्रेरी में छोड़ देता है और खुद सोने चला जाता है। फिर वो शाम में घबरा के उठता है, क्या वो लोग चले गए होंगे, लेकिन वो आकर देखता है रोसेल लाइब्रेरी में सो रहा होता है। रीड्स उन्हें बताता है कि उसने कुछ नया शब्द सीखा है, वो भी बहुत जल्दी सीख गया। आर्ट्स उस पर अप्रेजल स्किल का यूज करता है और देखता है कि उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है हर समय, वो भी बिना रुके। गाटोस मार्कस आकर बताते हैं कि हम जैसे शिकारियों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती,
होती तो उन लोगों ने कभी पढ़ना ही नहीं सीखा। आर्ट्स रोसेल से पूछता है कि तुमने पढ़ना कहाँ से सीखा। वो बताता है कि उसकी माँ से। वो जब कहानियां सुनाती थी वो उनके शब्दों को मिलाता था किताबों से और ऐसे मिलाते मिलाते वो पढ़ना सीख गया। उसके भाई उससे पूछते हैं कि तुम तो बस 3 साल के थे तब। वो उन्हें बताता है कि उस टाइम की ज्यादातर चीजें उसे याद है। वो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आर्ट्स रीड से कहता है कि अगर वो उन्हें समझा पाए कि शिकार बिना तीर चलाए हो सकता है। आर्ट्स रोसेल से कहता है कि वो एक ट्रैप बनाए और अपने पिता को दिखा दे कि वो भी उनके काम आ सकता है। और उसके भाई कहते हैं कि वो भी उनकी मदद करेंगे इसमें जितनी उनसे हो सकेगी। फिर रोसेल इतना जबरदस्त ट्रैप बनाता है कि उसमें बहुत सारे शिकार फंसते हैं और जो बच्चे होते हैं वो वहाँ से बड़े आराम से निकल सकते हैं। उसके पिता खुश नहीं होते। गाटोस और मार्कस से कहते हैं कि अगर तुम लोग कल जा रहे हो ना तो उसे भी अपने साथ लेके जाना। और वो ये भी कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि आर्ट्स उनका ख्याल रखेगा। रोसेल वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। आर्ट्स उसे रोक कर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि उसने सुना नहीं, उसके पिता उसे निकाल रहे हैं, वो उसके साथ नहीं रहना चाहते। वो ये भी कहता है कि उसके पिता इसलिए नाराज है कि वो उसके माँ के मरने का कारण है। सीन शिफ्ट होती है रात में। उसके पिता और दोनों बेटे छत पर चढ़ के बातें कर रहे होते हैं। गैटोस अपने पिता से कहता है कि रोसेल के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया आपने। उसके पिता कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे नफरत करे क्योंकि वो उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाए। सुबह आर्ट्स आता है उन सबको लेने। गेटोस मार्कस उनके साथ जाने लगते हैं। तभी अंदर से रोसेल भी निकलता है और कहता है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आर्ट्स उसे रोक कर कहता है कि कुछ दिनों तक वो अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं लकड़ियाँ काटने। रोसेल आकर कहता है कि वो जितना कह ले वो उनसे नफरत नहीं कर सकता और वो वहाँ जाकर और भी अच्छा ट्रैप बनाना सीखेगा जिससे वो पूरे गाँव की मदद कर सके। और रोते हुए ये भी कहता है कि क्या वो लोग अब साथ में रह सकते हैं। उसके पिता रोते हुए कहते हैं उसका इंतजार करेंगे। सीन शिफ्ट होती हमें दिखाया जाता है कि आर्ट्स के पिता बहुत बीमार हैं। आर्ट्स उनसे कहता है कि आगे का काम उसे देखना चाहिए लेकिन उसके पिता इनकार करते हैं। आर्ट्स उनसे कहता है कि आपको इस हालत में फाइट करने की जरूरत नहीं। रवन कहते हैं कि अभी के हालात को देखते हुए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले मिस्योन के गवर्नर बीमारी से चल बसे। अपनी वसीयत में गवर्नर ने अपने छोटे बेटे प्रिंस वासामार को वारिस बनाया लेकिन प्रिंस कोनार ने दावा किया कि उसके छोटे भाई ने डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस किए हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि परंपरा के हिसाब से बड़े बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए। इसकी वजह से मिस्योन 2 टुकड़ों में बट गया। इस चीज का फायदा दूसरे शहर उड़ाते हैं। सीड प्रोविंस उन लोगों ने हमला करने का इरादा बनाया है। आर्ट्स सोचता है कि आखिरकार अब उसे भी बैटल में उतरना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कुछ लोग लैम्बर्ग में आ रहे होते हैं। एक लड़की बहुत सस्पिशियस तरीके से कहती है कि लगता है कि उनकी किस्मत भी उनका साथ दे रही है। तभी आर्ट्स के पिता बताते हैं कि तुम्हें अपने मंगेतर के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते। ये सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। रेवन कहते हैं कि क्या उन्होंने इसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया। आर्ट्स सोचता रहता है और फिर वो उसे एक लेटर देते हैं। आर्ट्स जाके सबको बताता है कि एक बुरी खबर है, उसके लिए उसके मंगेतर का मैसेज आया है। शार्लेट उसे पीछे से हक करके कहती है कि उसने सोचा था कि वो उससे शादी करेगा। तभी वो चीखते हुए कहता है कि ये मजाक करने का समय नहीं है। अचानक एक नौकरानी आके बताती है कि कोई गेस्ट आया है और वो कह रहा है कि वो उसकी मंगेतर है। फिर वो उससे मिलने जाता है। वो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो उसे बला की खूबसूरत लगती है। वो आके अपना नाम बताती है, लीशिया प्लेड। आर्ट्स खुद को लकी कहते हुए अप्रेजल स्किल का यूज करता है। उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी डिप्लोमेसी 100 होती है और एम्बिशन 80 का होता है। वो कहता है कि ये लड़की तो कमाल की है। वो उसे बहुत प्यारी और सुंदर भी लगती है लेकिन वो उसे शक की नजर से देखता है। उसे लगता है कि वो उसे यहाँ से निकालने के लिए आई है क्योंकि उसके पिता बीमार है। वो कहता है कि वो अपने इरादे में नाकामयाब होगी। लीशिया कहती है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि जरूर वो आपकी खूबसूरती देखकर वो चौंक गया होगा। फिर आर्ट्स उसे अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। रीड्स को दौड़ता हुआ देखकर जॉन उसे मारकर कहता है। लीसिया जॉन से कहती है कि तुमने रीड्स के बारे में नहीं सुना। क्या उसके बैटल के कारनामे उसके शहर तक नहीं पहुँचे हैं? तुम माफी मांगो। फिर आर्ट्स लीसिया को हर जगह ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर आर्ट्स सोचता है कि उसकी कम्युनिकेशन की स्किल बहुत खराब है फिर भी वो उससे लगातार बातें कर रही है और वो ये भी कहता है कि उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही तेज तर्रार और इसके एम्बिशन भी बहुत अच्छे हैं और वो कितनी सुंदर भी है। अगर उसके पास अप्रेजल स्किल नहीं होती तो अब तक वो उसके प्यार में पड़ चुका होता। आर्ट्स लीसिया से कहता है कि अगर मौसम ठीक होता तो वो उसके साथ बाहर जाता। तभी लीसिया कहती है कि वो तो अभी भी जा सकता है। आर्ट्स ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। अभी तो बारिश हो रही थी, अचानक धूप कैसे निकल गई। वो उससे कहता है कि क्या वो मौसम को कंट्रोल कर सकती है। वो कहती है कि ये सब मेरा बस एक अंदाजा था। शार्लेट और रोसेल उन दोनों को छुप कर देख रहे होते हैं। रोसेल को वो लड़की बहुत सुंदर लगती है लेकिन शार्लेट को वो लड़की बहुत डेंजर लगती है। फिर वो लोग विलेज जाते हैं। लोग हमेशा की तरह आर्ट्स को देखकर खुश होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। आर्ट्स उन्हें बताता है कि ये उसकी मंगेतर है। लोग कहते हैं उन्हें तो ये बात सबको बताना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए।
आर्स सोचता है कि कैसे बताए कि ये लड़की उनके डोमेन के लिए खतरा हो सकती है। वहाँ पर दो लोग झगड़ रहे होते हैं। वहाँ पर खड़ी एक औरत बताती है फर्नीचर बनाने वाले ने फ्लेम मैजिक स्टोन मंगाया था, लेकिन होलसेलर साउंड मैजिक स्टोन लेकर आ गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट के लिए किया जा सकता है। आर्स सोचता है कि वो शहर का अगला लॉर्ड बनने वाला है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को उसे सुलझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुलझा पाया तो उसे एक भयानक अंत दिखता है। तभी वहाँ पर शार्लेट आती है और कहती है कि तुम कहो तो मैं इसे रोक सकती हूँ मेरे एक छोटे से जादू से। लेकिन लीशिया आर्स से कहती है कि क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। वो ये भी कहती है अगर वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल रही तो उसे एक काम करना पड़ेगा। वो दो लोग के करीब जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और जब वो बताती है कि वो आर्स की मंगेतर है तो वो दोनों रुक जाते हैं और उनसे कहती है कि वो मैजिक स्टोन को खरीद लेगी क्योंकि उसके यहाँ ये मैजिक स्टोन नहीं मिलता। और वो कहती है कि ये सारा आइडिया लॉर्ड आर्स का था। शाम में वो लोग वापस महल जा रहे होते हैं। शार्लेट आके बोलती है कि माना उसने सब कुछ सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। लीशिया आर्स से कहती है कि वो जो कुछ पूछेगी क्या वो उसका सच सच जवाब देगा। आर्स से वो पूछती है क्या तुम बता सकते हो तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं। ये सुनकर उसका होश उड़ जाता है क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है। आर्स उससे कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो उससे कभी झूठ ना बोलें और कोई बात ना छुपाएं। लेकिन फिर भी लीशिया उसे कुछ नहीं बताती। वो नाकामयाब हो जाता है। आर्स अपने बेड पर आता है सोने के लिए, लेकिन वहाँ पर लीशिया पहले ही से होती है। उसे देखकर वो फ्रीज हो जाता है। वो आर्स से कहती है कि शोर मत करना। उसे लगता है कि ये गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन वो कहती है कि उसने कहा था कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो दिल की बात साफ साफ कहते हैं। वो अपने दिल की बात कहने आई है आर्स से। आर्स सोचता है कि इतनी रात को एक लड़की के साथ कमरे में अकेला हूँ, अब उसे क्या करना चाहिए। आर्स कहता है क्या बात करना चाहती हो। लीशिया कहती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। ये सुनकर उसके मुंह से चाय निकल जाती है। लीशिया फिर बताती है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो लोगों के दिल की बात समझ सकती है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो मालूम कर सकती है। वो ये भी कहती है कि जब वो लोग पहली बार मिले थे तो आर्स ने उसकी तरफ बहुत सस्पिशियस तरह से देखा था, लेकिन अभी तक उसका शक दूर नहीं हुआ उससे। आर्स उसे अपनी अप्रेजल स्किल के बारे में बताता है कि वो कैसे लोगों के टैलेंट को पहचान सकता है। वो ये भी कहता है कि शायद उसे उस पर यकीन ना हो। लीशिया कहती है कि उसे उस पर यकीन है, वो उसे बता सकता है। फिर आर्स कहता है कि वो क्यों ल्यूएन फैमिली में आना चाहती है। वो कहती है माना ल्यूएन की टेरिटरी छोटी है, अगर तुम बेवकूफ होते तो मैं पूरी कोशिश करती सगाई को तोड़ने की। फिर वो उसके गांव की तारीफ करती है और उसकी भी। वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। आर्स बिल्कुल बावला हो जाता है ये सुनकर कि वो उससे प्यार करती है। कमरे से आने के बाहर लीशिया सोचती है कि उसने पहली बार अपने दिल की बात किसी से साफ साफ कही है। अगले दिन सुबह लीशिया जाते समय सोचती है कि नोबल फैमिली के लोगों की जिंदगी झूठों से भरी होती है और उसे बस एक बराबर के आदमी से शादी करना था जो कि स्ट्रांग हो और दुनिया को अलग नजरिए से देखता हो। लेकिन वो सोचते है कि आर्स लोगों की कितनी चिंता करता है और लोग भी उससे प्यार करते हैं और हर कोई उसे अपने फैमिली मानता है और उसे ये भी लगता है कि वो बहुत ताकतवर है और बहुत सीधा भी है, इसलिए वो उसके साथ रहकर उसके बनाए गए शहर में रहना चाहती है। फिर आर्स और लीशिया एक दूसरे को लेटर भेजकर बातें करते हैं। आर्स लेटर में बताता है कि उसके पिता की तबीयत अब सुधर रही है और ये जो वॉर हो रही थी दोनों भाइयों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये अभी शांत है। हमें दिखाया जाता है कि आर्स जब 11 साल का हुआ तो उसके पिता की हालत और बिगड़ गई। आर्स सोचता है कि काश उसे और थोड़ा सा समय मिल पाता। फिर कैसल अकेडनेस के गवर्नर को कोई मार देता है, लेकिन सैनिक उसे धर दबोच लेते हैं। तभी वो वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर लेता है। रेबेल के पास एक मैसेज आता है गवर्नर का मर्डर हो गया है। वो रुसेल से पूछते हैं कि अब क्या होगा। रुसेल को लगता है कि अब एक बहुत बड़ी जंग होगी। रवन कहते हैं कि गवर्नर के जाने से वारिस बनने का झगड़ा अपनी चरम सीमा को पार करेगा। अब मिसियान के हर डिस्ट्रिक्ट के हेड को दोनों भाइयों में से किसी को चुनना होगा, या तो बड़े बेटे प्रिंस कॉरन को या तो छोटे बेटे प्रिंस वसामार का साथ देने के लिए मजबूर किया जाएगा। रेवन कहते हैं कि उनका अंदाजा है कि कॉनर डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड लूमेर बड़े भाई प्रिंस कोनार को चुनेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो लेम्बर भी उनको फॉलो करेगा। रेवन डीड से पूछता है क्या उसकी सेना तैयार है जंग लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी लॉर्ड लूमेर का न्योता मिलेगा। वो जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं उनकी बीमारी की वजह से वो दोबारा से गिर जाते हैं। अपने पिता की जगह आर्स वहाँ जाता है। वो इन्विटेशन कार्ड गार्ड को दिखाता है। गार्ड उससे कहता है कि ये तो मुझे असली लग रहा है, लेकिन उसे आर्स पर यकीन नहीं होता। तभी वो शार्लेट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वही है लेडी ऑफ फ्लेम, और रीड्स को देखकर भी पहचान लेता है। आर्स को हैरानी होती है कि वो लोग कितना ज्यादा फेमस हो गए हैं। फिर उन्हें अंदर ले जाता है। उनका स्वागत एक आदमी करता है। आर्स पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि वो इस जगह का हेडमैन है और उसका नाम है म्यूस रेनार्ड्स। आर्स उसे हिचकिचाता हुआ जवाब देता है उसके डैड की तरफ से वो आया है, उसका नाम आर्स है। वो उस पर अप्रेजल स्किल का यूज करता है। उसे मालूम पड़ता है कि ये तो हर चीज में बेहतर है। तभी वो शार्लेट और रीड्स को ऑफर देता है उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। फिर आर्स कमरे के अंदर जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता तो वो फिर शर्म के मारे बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि कहता है कि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। वो उसे खाने के लिए कुछ कुकीज देता है और दूसरा आदमी उसे घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड लूमेर आते हैं। आर्स उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और कहता है कि ऐसा कुछ हैरानी वाला तो नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल बैलेंस है और लॉर्ड लूमेर में जो कमियां हैं वो उनके साथ ही मेनोस पूरी करते हैं और ये दोनों मिलकर डिस्ट्रिक्ट के लिए सही फैसले ले पाते हैं। ल्यूमेर कहता है कि हम लोग बड़े बेटे लॉर्ड कोमेर को सपोर्ट करने वाले हैं। आर्स सोचता है कि उसके पिता ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने कहा। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्स सांस लेता है और कहता है कि वो तो बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ पर लॉर्ड लूमेर आते हैं और कहते हैं कि उसे पता चला कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। आर्स कहता है कि उसे खुशी है कि वो उसके गंभीरता को समझते हैं। ल्यूमेर कहते हैं कि देखा जाए तो लेम्बर कैनर के मुकाबले एक छोटा सा शहर है, लेकिन हाल ही में उसने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया है कि जो उसके साइज के अपोजिट है। आर्स को 11 साल की उम्र में अपने पिता की जगह आना देखना शानदार था और ये भी कहते हैं कि उन्हें उनसे बहुत उम्मीद है। अचानक वो घूरने वाला आदमी उसे आवाज देता है। बिल्कुल वो डर जाता है। डर के मारे पीछे पलट कर देखता है। वो उसे अपना नाम बताता है, हैमर्ड। तभी हमें पता चलता है वो तो लीशिया के पिता है। आर्स हिचकिचाते हुए कहता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है। हैमर्ड आर्स से कहता है कि उनकी बेटी उससे बातें करने के बाद डिसैटिस्फाइंग लग रही है। आर्स सांस भरते हुए कहता है कि वो नहीं जानता कि उसने गलत क्या किया है। हैमर्ड कहते हैं कि क्या वो उनके बेटी का लेटर का ठीक से जवाब दे रहा है। आर्स सोचता है कि जब से उसके पिता बीमार हुए तब से उसने कोई भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। फिर वो उससे कहता है कि वो घर जाकर पहले लेटर लिखेगा लीशिया को। हैमर्ड कहते हैं उनकी बेटी जो हमेशा से अकेली रहती है और शर्मीली है, उसने अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना शुरू किया है और वो सच में तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। फिर वो अपने बेटी की तारीफ करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो हमेशा से काम में बिजी रहे, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बहुत अकेली हो गई। और रेवन ने जब उसकी बेटी का हाथ मांगा अपने बेटे के लिए तो उसने देखा रेवन एक कमाल का योद्धा है जो ताकतवर भी है, तो क्या उसका बेटा भी ऐसा ही होगा और उनकी बेटी को खुश रखेगा। इसलिए लगा कि उसकी बेटी उसके बेटे के साथ हमेशा सेफ रहेगी। इस वजह से उन दोनों के रिश्ते के लिए वो मान गया। वो आर्स से सर झुका के कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उसके बेटी का ध्यान रखे। आर्स कहता है कि वो उनके बेटी को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो कहते हैं कि वो सारी बातें याद रखेंगे हमेशा, लेकिन वो आर्स से कहते हैं कि ये सारी बातें वो उसकी बेटी से भी कहे। फिर आर्स अपने पिता को ये सारी बातें बताता है। लॉर्ड लूमेर ने प्रिंस कॉर्नार को सपोर्ट करने वाले हैं। रेवन कहते कि बिना उन्हें बताए तुमने उनके समन का जवाब दे दिया। आर्स चिंतित हो जाता है। उसके पिता उसको शाबाशी देते हैं। फिर आर्स लीशिया को लेटर लिखते हुए सोचता है जब मैं ही इतना नर्वस हूँ तो वो कितनी घबराई हुई होगी, क्योंकि हर तरफ जंग का माहौल है। आर्स कहता है कि उसने लॉर्ड हुमेट से वादा किया है उसे जंग जीतनी ही होगी। फिर आर्स खुद को ट्रेन करने में लग जाता है जंग के लिए। रीट उससे कहता है कि हम लोग सुबह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें अब रुक जाना चाहिए। वो उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी पूरी ताकत से लड़े। आर्स सोचता है कि बाकी लोग ट्रेनिंग कर और ताकतवर बनते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इससे पहले वो एक मॉक बैटल में अपने सैनिकों को लीड कर चुका है और वो बुरी तरह से हार गया था। उसने वॉर के बारे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब सच में उसके ऊपर सोल्जर हमला कर रहे होते हैं वो घबरा जाता है। वो जानता है कि शार्लेट और रीड्स बैटल में उसके साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो बैटल फील्ड पर खुद ही नहीं उतर पाया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसके सोल्जर कितने भी माहिर हो, सही लीडरशिप के बिना कोई काम के नहीं। तभी रोसेल दौड़ता हुआ आता है। आर्स से कहता है कि सीड्स प्रोविंस ने स्विट्जरलैंड से जंग का ऐलान किया है और वो ये भी कहता है कि लॉर्ड लूमेर ने ये लेटर भेजा है, कहा है कि सिचुएशन सामान्य नहीं है। रीड्स बताता है कि अगर सीड्स प्रोविंस मिशियान पर हमला करता है तो पास रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत कम तैयारियां हैं और सीड्स के साथ उनकी करीबी बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। आर्स सोचता है कि उसके पिता जाने की हालत में नहीं है। वो पसीने से भीग जाता है और कांपने लगता है और कहता है कि वो अपनी सेना भेजेगा और उसे वो खुद लीड करेगा। रीड्स कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। वो वादा करता है कि वो अपनी पहली लड़ाई जरूर जीतेगा। वो सारे सैनिकों को इकट्ठा करके बता ही रहा होता है, तभी उसके पिता उसे रोकते हैं। रेवन कहते हैं कि वो अभी से उसे लड़ाई में उतरने नहीं दे सकते। आर्स कहता है कि अपनी हालत तो देखिए, क्या लड़ पाएंगे। रेवन कहते हैं कि उन्हें लेम्बो को प्रोटेक्ट करते हुए मरने में कोई पछतावा नहीं होगा। आर्स चुप हो जाता है। रीड्स आकर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन रेवन उसे कहते हैं कि तुम इस मामले में मत पड़ो। फिर आर्स कहता है कि वो मानता है कि वो कमजोर है, लेकिन रीड्स और शार्लेट उसके साथ रहेंगे तो वो जरूर जंग जीत जाएगा। रेवन कहते हैं कि बात वो नहीं है, अभी तुम वॉरियर की तरह नहीं दिखते। आर्स को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पिता एक कैदी को उसके सामने सजा देते हैं। रेवन कहते हैं कि अगर तुम बिना डरे इस आदमी को मरते हुए देख पाए तो वो मान लेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो और बैटल का कमान उसके हाथों में दे देंगे। लेकिन जैसे ही कैदी का सर धड़ से अलग किया जाता है, आर्स अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह पाता। वो कुछ समझ ही नहीं पाता और वहाँ पर उल्टी करने लगता है। बिल्कुल
पूरी डर जाता है और सहम जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर उसके पिता वहीं उसे छोड़कर चले जाते हैं। रिच, चार्ल्स और रोसेल उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेवन कहते हैं कि वो लोग उनके साथ चलें। आर्स अकेला वहाँ जमीन पर अपना होश खो बैठता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। अगर अभी तक तुम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो।